आओ बनाए अपना घर में उपस्थित मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आओ बनाए अपना घर में आज 10वें सत्र में हम घर के नींव के निर्माण के बारे में सामान्य तकनीकी ज्ञान की चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा मैंने नींव की महत्वता के बारे में बताया, फुटिंग की महत्वता के बारे में बताया, अब हम चाहेंगे कि हम निर्माण की तरफ ध्यान दें। दो तरह की फाउंडेशन, दो तरह की नींव साधारणतया होती है। एक होती है शैलो फाउंडेशन, मीन्स कम गहराई की नींव, और एक होती है डीप फाउंडेशन, ज़्यादा गहराई की नींव। इसको डिफाइन करने का तरीका यह है कि जो भी भूमि की जो भार क्षमता है, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं घर का, उसकी जो दीवार जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है उसके हिसाब से और मिट्टी की क्षमता की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जब स्ट्रक्चर डिजाइनर हमको नींव की डिज़ाइन करके देगा, उस टाइम ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर डिजाइनर अगर ये समझता है कि जो लोड आ रहा है वो भार क्षमता के अनुसार नींव की चौड़ाई जो है, वो विड्थ जो आ रही है, वो जो डेप्थ है, डेप्थ के ऊपर निर्भर करता है कि ये शैलो होगा या डीप होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर उस भार क्षमता, क्योंकि जितना अपन गहरा जाएंगे भार क्षमता मिट्टी की सहन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन उस लोड को सहन करने के लिए अगर हमको इतनी गहराई में जाना पड़े कि इस विड्थ की चौड़ाई से भी हम कम रहेंगे गहराई या उसके बराबर रहेगी, तो हम इसको शैलो फाउंडेशन, मीन्स कम गहराई की फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन कुछ भी कह सकते हैं। और अगर उसकी डिजाइन की लोड के और भूमि की क्षमता के अनुसार अगर उसकी डेप्थ, जो डिजाइन डेप्थ आ रही है, जो उसकी नींव की गहराई डिजाइन के अंदर आ रही है स्ट्रक्चर के डिजाइन में, वो इसकी चौड़ाई के बराबर या उससे ज्यादा आ रही है, तो वो गहरी फाउंडेशन की श्रेणी में चली जाती है। साथियों, हम कम ओपन शैलो फाउंडेशन और कम गहराई की जो खुली फाउंडेशन है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो गहरी नींवें हैं उसके अंदर कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें बड़े हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें या मिट्टी की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको कई तरह की अलग टेक्नोलॉजी में जाना पड़ता है जो हम लोगों के काम का नहीं है। उसमें पाइल फाउंडेशन भी होती है और कई तरह की ऐसी फाउंडेशन होती है जिसमें मिट्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मिट्टी को क्षमता बढ़ाने के लिए हम कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। वो हमारे आओ बनाए अपने घर का विषय नहीं है, इसलिए अपन गहराई वाली फाउंडेशन की चर्चा नहीं करेंगे। हम हमारे जो काम की जो फाउंडेशन है, साधारणतया जो घर बनाने वाला है वो शैलो फाउंडेशन, कम डेप्थ की फाउंडेशन जिसकी गहराई उसके नींव की चौड़ाई के बराबर या उससे कम आ रही है, वो हमारे लिए उपयुक्त है और हम इसके निर्माण के संबंध में चर्चा करेंगे। अब इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है कि एक तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो मैंने बोला कि छत आरसीसी की हो सकती है, लिंटल बैंड आरसीसी का हो सकता है, और दासे की जगह डीपीसी आरसीसी की हो सकती है, और बाकी मैसनरी की होती है और मैसनरी की ये नींव बनेगी। और दूसरे में वो पूरा आरसीसी का फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें आरसीसी के कॉलम हो सकते हैं और उसके अनुसार उसकी जो गहराई जो भी है उसके अनुसार कंक्रीट, बेस कंक्रीट और फुटिंग बनती है। इसके दो के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करें कि जो साधारणतया मैसनरी या ब्रिक मैसनरी की जो फुटिंग है, जो नींव है, उसके निर्माण में हमको क्या ध्यान रखना है। जब कॉन्ट्रैक्टर इस काम को शुरू करेगा तो सबसे पहले हमको इसकी बेस कंक्रीट बनानी पड़ेगी, जिसको हम पीसीसी भी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी सीमेंट कंक्रीट।
पहले चूने में भी होती थी, लेकिन अब आजकल चूना उस श्रेणी का नहीं आता है और हम सीमेंट के अंदर ये काम करते हैं। इसके अंदर जो मिक्स काम में ले जाता है वो 1, 4, 8 का होता है। जो भी डिज़ाइन इंजीनियर आपको इसकी डेप्थ देंगे वो लगभग 1 फुट 1.5 फुट हो सकती है, और जो विड्थ देंगे फुटिंग की उसके अनुसार 1, 4, 8 के मिक्स के लगभग जो भी कंक्रीट है इसको पीसीसी को डालने का काम करेंगे। तो इसमें जो भी मटेरियल लगेंगे वो 1.5 इंची से 2 इंची के बीच की गिट्टी होती है और बजरी होती है जो कि रिवर सैंड कहलाती है, उसको हम छानेंगे नहीं, और सीमेंट होती है, उसको 1 भाग सीमेंट, 4 भाग बजरी और 8 भाग वो कंक्रीट, वो हम मिक्सचर के अंदर मिक्स करके उसका निर्धारित पानी उसमें डाल के हम उस मिक्स को बनाएंगे, और वो मिक्स पीसीसी कंक्रीट जो इसके ऊपर फुटिंग के अंदर ले होगी। अब इस पीसीसी में ध्यान रखने की बात है कि ये अगर 1 फुट की है सीमेंट कंक्रीट तो 1 फुट ही पूरी ले होगी, और उसमें प्लेट वाइब्रेटर काम में लेना पड़ेगा। उसको ले करने के बाद में मैनुअली उसको लेवल करके जो लेवल लाइन लगी हुई होती है नींव के अंदर, उसमें उसकी वाइब्रेशन वहां तक करके उसको एक साथ ही एक ही थिकनेस के अंदर इस पार्ट को पूरे करते हुए अपने को जाना है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम आधा थिकनेस का काम पहले कर दें और दूसरा वाला दूसरे दिन करें। ऐसा करेंगे तो सीमेंट कंक्रीट का बॉन्ड उसमें टूट जाएगा और वो कंक्रीट बेकार हो जाएगी। ये चूने में चल सकता था, सीमेंट कंक्रीट में ये काम नहीं होगा। ऐसे कैसे ही ये पीसीसी आरसीसी के काम कॉलम के अंदर आजकल 1.3 के मिक्स 1.3-6 के मिक्स की देते हैं, तो वो पीसीसी का काम आरसीसी के कॉलम का है, ये मशीनरी के कॉलम का है। और इसमें आरसीसी का कॉलम जैसे खड़ा होगा, इसमें यहां पर जैसे स्टेप फुटिंग है मशीनरी के अंदर, इसमें स्लोप के अंदर ये फुटिंग इस टाइप से डिजाइन होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस लोड को इस बेस कंक्रीट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस फुटिंग के माध्यम से, स्टेप्स के माध्यम से ये चुनाई करके हम इस बेस पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, और ये बेस उस पूरे लोड को जमीन पे ट्रांसफर करेगा। अपना मुद्दा इतना ही है कि हम पीसीसी की कंक्रीट, बेस कंक्रीट करते टाइम एक तो लेवल का सूत देखें और उसको चेक करें, और एक ही थिकनेस, एक ही मोटाई के अंदर ये डलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक ही वार में पूरे घर की ये पीसीसी हो जाए। ये एक दिन में एक लाइन कर दी, एक साइड कर दी, 2 साइड कर दी, लेकिन पूरी मोटाई के अंदर एक साथ वो कंक्रीट डलनी जरूरी है। ये सीमेंट की क्वालिटी, बजरी और पत्थर, इसकी क्वालिटी का भी अपने को इसमें दोनों के केस में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बजरी के साथ में चिप्स होगा, मूंगिया होगा, और ये कंक्रीट मिक्स भी मिक्सचर से होगा, और इसमें भी प्लेट वाइब्रेटर से इसका काम अपने को कराना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेंथ भी अपन टेस्ट कर सकते हैं। सीमेंट M30 43 ग्रेड का है या 53 ग्रेड का है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीमेंट की अच्छी कंपनी का होना चाहिए, मेजर प्लांट की सीमेंट होनी चाहिए। मिनी प्लांट की सीमेंट को काम में नहीं लेना है। सीमेंट पड़ी हुई नहीं हो, लंबे समय से पड़ी हुई सीमेंट, ओल्ड स्टॉक से कोई सीमेंट लाई हुई हो, और वो बैग्स अगर अपन ने काम में ले लिए तो वो ऑलरेडी सीमेंट उसकी स्ट्रेंथ खत्म हुई होती है। तो इसलिए अपने को वो ध्यान रखना है। साथ में बजरी जो लाए हैं उसको कोई ऐसी नदी या उससे नाले से तो न ले आए हैं जिसमें लाइम कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, और वो नुकसानदायक हो सकती है। और बेलास्ट है जो कि कांकरी बोलते हैं, जिसको 40 से 50 mm की मोटी होती है, और जो क्रशर ब्रोकन भी आती है वो एक साइज की होती है, और उसमें एवरेज जो क्रशर ब्रोकन आती है वो हार्ड स्टोन होता है। उसमें अगर कोई भी मैनुअल तोड़ता है तो भी वो हार्ड स्टोन नहीं होगा तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ ओवर साइज नहीं होना चाहिए, 40 mm से ज़्यादा बड़ी कंक्रीट नहीं हो, ताकि आपस में इन तीनों का मिक्स अपने आप में एक प्रॉपर कंक्रीट बना सके, और जो इसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो दोनों जगह हमको मिल सके। उसके बाद में हम इसकी क्योरिंग को, पार्ट को थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि सीमेंट की क्योरिंग कम से कम 14 दिन करनी चाहिए। 14 दिन के पहले अगर हमने इसके ऊपर काम चालू कर दिया तो ठेकेदार क्या करते हैं
कि जो भी मटेरियल, चाहे मशीनरी की चुनाई करना है या आरसीसी का काम भी करना है, तो उसके ऊपर मटेरियल का मूवमेंट, लेबर का मूवमेंट वो चालू हो जाता है। तो वो क्योरिंग का पीरियड पूरा हो जाए, उसके बाद ही हम इसके ऊपर अपन फुटिंग का काम करेंगे। अब अपन पहले आज मशीनरी की फुटिंग का काम के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भी डिज़ाइन में स्टेप्स की जो साइज दी गई है, उसमें ये अपने को ध्यान रखना है कि पत्थर की क्वालिटी कैसी है। पत्थर जो आरआर मशीनरी होती है, जिसको हम रैंडम रबल स्टोन मशीनरी कहते हैं, अच्छा स्टोन होना चाहिए, सैंड स्टोन होना चाहिए, और उसमें ऐसा नहीं हो कि पत्थर की कोई एजेस नहीं हो। ऐसा पत्थर जो ओवरबर्डन होता है माइंस का, वो जनरली ठेकेदार लोग ये करते हैं कि ओवरबर्डन वाले पत्थर को ले आते हैं। ठेकेदार ये सोचता है कि ओवरबर्डन का पत्थर बहुत सस्ता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व बहुत कम होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है, और उसकी कोई शेप और कोई साइज, उसकी कोई एंगुलर कोई फेस नहीं होता है, जिसको अपन गुड़िया पत्थर भी बोल देते हैं, गुड़ की तरह होता है। इसलिए वो पत्थर ना आए, और उसको जो भी मैसन है एक पर्टिकुलर एज के ऊपर उसको शेप देगा, और हम उसके अनुसार इसकी चुनाई का काम शुरू करेंगे। पहले एक जो कोर्स दिया हुआ है, इसका मान लो 1 फीट की ये थिकनेस है, तो हम एक लेयर को पूरा करेंगे एक लंबाई में, और उसके अंदर कुछ वर्टिकल्स भी छोड़ेंगे, और उसके अंदर जैसे 4 फुट की चौड़ाई की नींव है, तो उसके अंदर बीच में हम ओवरलैप करते हुए स्टोन्स को लगाएंगे। और इसमें ध्यान रखने की चीज वो है कि कारीगर लोग क्या करते हैं, मैसन लोग क्या करते हैं कि पत्थर एक बार सूखे जमा देते हैं, जबकि पत्थर गीले होने चाहिए। आप नहीं है तो इन पत्थरों को लगाने के बाद में पानी डाल दें भले, जब ये गीले हो जाएं, उसके बाद में इसके अंदर बीच में छोटे पत्थरों की पैकिंग से इस मशीनरी को वो पैक करते हैं। एज के साथ में कॉर्नर भी बनाते रहते हैं, लेकिन पैकिंग करते हैं। सबसे बड़ी गलती ठेकेदार क्या करता है या कारीगर क्या करते हैं कि इस चुनाई को करते टाइम वो बड़े पत्थरों से चुनाई करते हैं, एक तो उसको एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए हर 5-6 फुट पे कैंची टाइप बना देनी चाहिए, जिससे आपस में उसका बॉन्ड अच्छा रहे। कुछ 1 फुट से ऊपर अगर कुछ बीच बीच में निकाल देना चाहिए पत्थर जो नुकीले हों, और ऊपर वाले जो भी कोर्स बनेगा उसके साथ इसका जॉइंट हो जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसमें सीमेंट मोर्टार जो भी 1:6 का रेशियो में होता है लगभग, उसको मशीन से बना के उसके अंदर डालने का काम करते हैं। उसके पहले वो सूखे पत्थरों से उसकी पैकिंग कर देते हैं, वो गलत है। उसके अंदर आप पहले उस जो मोर्टार बनाया हुआ है वो पावर करिए, वो मसाला पूरा उन मशीनरी के जो भी रोज और वो बनाए हैं एजेस, एक कोर्स जो पूरा बना दिया है, उसके अंदर पहले गीले मसाले से पूरा उसको भर दें, और उसके बाद उसके अंदर पैकिंग के लिए छोटे पत्थर डालें, ताकि वो अंदर से थोथा ना रहे, अंदर से वो चिनाई जो है वो पूरी यूनिफॉर्म हो जाए, एक जीव हो जाए। पत्थर और कंक्रीट, पत्थर और मोर्टार जो मिक्स है, उसके बीच में कोई तरह से वॉल्यूम में कोई तरह से हवा ना हो, सूखा ना हो, और वो चुनाई अपने आप में एक मजबूत बेस की तरह काम करे। ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखने योग्य है। और ऐसे ही हम इसके दूसरे कोर्स को चुनाई करेंगे, वो उसी दिन नहीं करें, इसमें भी थोड़ा तरह का समय दें, चाहे 3 दिन बाद भी कर लें, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि चुनाई करने के लिए लेबर ऊपर से पत्थर बाहर से ही डाल देती है और इकट्ठा कर देती है। कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि जितना जल्दी नींव का काम करेंगे, जितना वो जल्दबाजी में ऐसे कारीगर लाएंगे जो काम को जानकार नहीं होते हैं और काम को जल्दी से जल्दी नींव भरने का काम कर देते हैं। मकान मालिक भी नींव की तरफ ध्यान नहीं देता है, पत्थर कैसा लाया है, चुनाई करने वाले लोग कैसे हैं और किस ढंग से वो उसकी भराई कर रहे हैं या प्रॉपर वे में उसकी पैकिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अपनी नींव कमजोर हो जाएगी। जब नींव कमजोर हो जाएगी तो भवन के लोड को कैसे लेगी, यही मुख्य मुद्दा है। और यही बात अपने को इस स्ट्रक्चर की नींव के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बस इतना ही फर्क है कि ये चुनाई के अंदर है और इसके अंदर
आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कॉलम है या दीवार है जो आरसीसी के सीढ़ियों से बनी है और सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से बनी हुई है। ये M20 को मिक्स कहलाता है। 1.3 से कम का मिक्स अपने को नहीं लेना चाहिए। पहले M15 1 2 4 भी ज्यादा चलता था, लेकिन आजकल 1.3 से कम का डिजाइन हम नहीं करें, ये ध्यान रखें। और इसकी बेस कंक्रीट के लिए ये जैसे 1/3 का 6 का मैंने बताया है, उसका बेस कंक्रीट होने के बाद में इसकी क्योरिंग हो, तराई हो, और उसके बाद में हम ऊपर वाली कंक्रीटिंग का, उसकी फुटिंग का काम करेंगे। इसको अपन एक लेवल पर छोड़ सकते हैं, फिर आगे की फ्लाइट का काम करेंगे। आज के इस एपिसोड में नींव के कार्य के लिए हमने निर्माण की जो बातें बताई है वो साधारण तकनीकी ज्ञान के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने की जरूरत है। धन्यवाद।